सो स्टूडेंट्स अभी हमने 4-5 एग्जाम्पल किए जो टोटली बेस्ड थे डिस्टेंस, रुपीज़, अमाउंट, इन सब पे। कपड़ा, क्लोथ था, मटेरियल था, मीटर था, जो भी था। अब एक सिंपल सा हम हमारा रूटीन लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं कि आप लेट से लैपटॉप पे बैठे और कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, फाइन। अब मान लीजिए आप 1 आवर तक बैठे तो ऑब्वियसली आप इतना सारा एक्सेल बना लेंगे, और MS वर्ड में कर रहे हैं तो खूब सारा टाइप कर लेंगे, और अगर आप पेंट ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो आप खूब सारी ड्राइंग्स बना लेंगे। अब वही टाइम आपने इंक्रीज़ कर दिया तो आप ज़्यादा बना लेंगे, आपने टाइम कम कर दिया मीन्स आप हाफ एन आवर ही बैठे और 10 मिनट्स ही बैठे तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये भी तो एक डायरेक्ट का एग्जाम्पल है। तो अब हम जो एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं वो टोटली इसी पे बेस्ड है। रीमा टाइप्स 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर, मीन्स 30 मिनट्स कह सकते हम। मिनट में अगर बोले तो 30 मिनट्स, आवर में बोले तो हाफ एन आवर। हाउ मैनी वर्ड्स वुड शी टाइप in 6 minutes? मीन्स वो सिटिंग क्या कर रही है, कम कर रही है। पहले वो हाफ एन आवर बैठ रही है, सेकेंड पार्ट में वो 6 मिनट तक की बैठ रही है, तो ऑब्वियसली वो कितने वर्ड्स टाइप करेगी, कम वर्ड्स टाइप करेगी। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, डायरेक्ट वेरिएशन डिक्रीजिंग। इसको आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं बट हम नहीं करेंगे, एज आई टोल्ड यू कि डायरेक्ट से ये और इजी हो जाएगा। अगर आप टेबल के फॉर्म में करते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स, हाउ मच वर्ड्स शी इज टाइपिंग, और यहाँ पर आ जाएगा टाइम टेकन, कितना ले रही है वो, हाफ एन आवर। टाइम टेकन इन मिनट्स ले लेते हैं बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट 6 मिनट्स, तो इसलिए हमने मिनट्स ले लिया। नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन शी इज टाइपिंग 540, शी इज टेकिंग हाफ एन आवर। हाफ एन आवर को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 30 मिनट, और यूनिट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो आपने यहाँ पर लिख दिया है कॉलम में, ठीक है। सेकेंड जो है, कितने वर्ड्स टाइप करेगी नहीं पता, बट टाइम टेकिंग इज 6 मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने अब वेरिएबल ले लिया, मिसिंग है तो P। सो टेबल हमारा कंप्लीट हो गया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है डायरेक्ट वेरिएशन है तो रेशो के फॉर्म में होगा, तो हमने रेशो के फॉर्म में लिख दिया, और इसका एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट आंसर आएगा, डायरेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक्सचेंज कर लेते हैं लेफ्ट राइट, बिकॉज वेरिएबल जो है वो हमारा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। सो P इज इक्वल्स टू 540 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 30। इसको काटे पीटे आप, 54 2 108, ठीक है। यूनिट क्या आएगी, वर्ड्स, बिकॉज ये यहाँ का नंबर आया है, इसको अगर हम फिलअप करें तो इट इज़ 108 वर्ड्स। तो ऑब्वियस है 6 मिनट में रीमा जो है वो कम वर्ड्स टाइप कर पाएगी एज कंपेयर टू हाफ एन आवर, फाइन। अब दूसरा हम एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन यहाँ ले रहे हैं जिसको हम हमारी फिजिक्स और साइंस में भी हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं और इसे हम साइंस में भी जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन in an elastic spring varies directly as the weight hung on it. If a weight of 150 gram produced an extension को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ of 2.9 सेंटीमीटर,
2.9 centimeter. Then what weight would produce an extension शॉर्ट में लिखा है मैंने, ऑफ 17.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन करने से पहले हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। इलास्टिक स्प्रिंग ऑब्वियसली कुछ ऐसी होती है, पहले तो वो बहुत टाइट होती है एक्चुअली, ठीक है, बहुत ही टाइट फॉर्म में होती है, पर जब हम उसे कोई वेट देते हैं, यहाँ पे हमने लेट से कोई वेट हैंग किया, तो वो क्या होती है, इलास्टिक होने लगती है, एक्सटेंड होती है, उसकी लंबाई लेंथ जो है वो थोड़ी इंक्रीज होने लगती है। वेट और बढ़ा दिया तो वो और डाउनवर्ड्स जाती है, वेट और बढ़ा दिया तो वो और डाउनवर्ड्स जाती है, और उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट रख दिया तो वो फुल इलास्टिक होके टूट भी सकती है या पूरी ओपन भी हो सकती है। तो स्प्रिंग जो है वो बहुत टाइट होती है, जैसे जैसे वेट हम इंक्रीज करते हैं स्प्रिंग जो है वो ओपन होने लगती है, एक पर्टिकुलर लेंथ तक ओपन होती है। पहले ऐसी टाइट होती है, अब क्या हो रहा है इस केस में, कितना लेंथ बढ़ रहा है, फर्स्ट में 2.9 सेंटीमीटर, ये 2.9 सेंटीमीटर ओपन हो गई जब हमने इस पे वेट लगाया 150 ग्राम का, ठीक है, ये जो वेट है ये 150 ग्राम का है। बैलेंस आपको सब पता होता है और वेट भी आपको पता होता है। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए वेट बढ़ा देती हूँ तो ये और ज़्यादा ओपन अप हो जाएगी। तो सेकेंड केस में यही वो बता रहे हैं, वेट तो नहीं बता रहे हैं कितना लगा दिया है, पर ये बता रहे हैं कि स्प्रिंग ओपन हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है 17.4 सेंटीमीटर तक, तो काफ़ी एक्सटेंड हो गई है। इसका मतलब काफ़ी सारा वेट यहाँ पर लगा हुआ है, पर जो मिसिंग है हमें फाइंड करना है। तो सीधा सीधा एग्जांपल किसका हो गया, डायरेक्ट का। अगर ये लाइन वो नहीं भी कहते वेरीज डायरेक्टली, तब भी हमारा ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। साइंस में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये क्वेश्चन का एप्लीकेशन भी है, इसलिए हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है कि स्प्रिंग पे जैसे जैसे हम वेट रखेंगे वैसे वैसे वो इलास्टिक होके ओपन होती जाएगी, और अगर हम ज़्यादा वेट रख देंगे तो वो फुल्ली ओपन होके ब्रेक भी हो सकती है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, यूनिटरी मेथड तो है ही एक ऑप्शन, बट हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम सारे क्वेश्चन डायरेक्ट के थ्रू ही करेंगे, ठीक है, और टेबुलर फॉर्म में करेंगे, वो करना इजी होता है। टेबल में हम लिखेंगे दो क्वांटिटीज, एक तो कितना वो ओपन हो रही है और एक वेट। तो हम लिखेंगे वेट इन ग्राम्स, यूनिट जो है वो ग्राम्स में है। सेकेंड में हम लिखेंगे लेंथ हो रहा है, ओपन हो रही है वो, एक्सटेंड हो रही है, तो एक्सटेंशन इन सेंटीमीटर में हो रहा है, इसलिए सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, वेट जो फर्स्ट है वो पुट कर रहे हैं 150 ग्राम का, तब आपकी स्प्रिंग जो ओपन हो रही है 2.9 सेंटीमीटर। सेकेंड केस में लेंथ दे दी है कि वो कितना ओपन हो रही है, बट ये नहीं दिया है कि वेट कितना है, तो हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, ठीक है। रेशो जैसा हमारा डायरेक्ट का प्रॉपर्टी है, तो अब आपका आ ही गया है ऑलरेडी, तो मैं फटाफट ले लेती हूँ 17.4, ठीक है। अब मैं लेफ़्ट टू राइट वो कर लूँगी एक्सचेंज, क्योंकि मुझे जो निकालना है वो मुझे लेफ़्ट हैंड पे ही होना चाहिए, ठीक है। P इज इक्वल्स टू, क्रॉस हो जाएगा 150 इंटू 17.4 अपॉन 2.9। इसको आप सॉल्व करेंगे, बट मेरे पास इसका डायरेक्ट आंसर है, सो द आंसर विल बी 900 ग्राम। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहली बात तो आंसर ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग ओपन भी ज़्यादा हो रही है, इलास्टिक भी ज़्यादा हो रही है, एक्सटेंड भी ज़्यादा हो रही है, तो वेट भी डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा। तो आपका जो आंसर आया 900, तो अब इससे आप कंपेयर भी कर सकते हैं। 150 ग्राम मतलब बहुत छोटा वेट रखा था, तो स्प्रिंग थोड़ी ओपन हुई,
900 ग्राम मतलब बड़ा वेट रखा तो स्प्रिंग भी बहुत ओपन हुए। तो मेरे ख्याल से मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए जिससे आपको डायरेक्ट वेरिएशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको डायरेक्ट वेरिएशन समझ में आए तभी हम मूव कर सकते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन में। फाइन ना अनदर एग्जाम्पल, अभी जो हमने पढ़ा से थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हमारे पास दो दो क्वांटिटीज ही आ रही थी, अब यहाँ पर बहुत सारी दी हैं, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 5 meters of a particular quality of cloth is ₹210। ठीक है, tabulate the cost of 2, 4, 10 and 13 meters of cloth of the same type, वही क्वालिटी का सेम टाइप। ठीक है, तो हम टेबल बनाएंगे। सपोज the length of cloth is x meters and rupees is y। ये ना भी लिखें तो चलेगा, मैं तो डायरेक्ट टेबल में ही लिख देती हूँ, तो आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। दो कॉलम हम बना रहे हैं, एक मीटर्स तो वो बना हमारा x और एक हम ले रहे हैं अमाउंट रुपीस तो वो हो गया y। यही आप चाहें तो लिख सकते हैं और नहीं है तो आप स्टेटमेंट में लिख दें, तो बेटर है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप यहाँ लिखें लेंथ इन मीटर्स और यहाँ पर आप लिखें विच इज x और यहाँ पर आपका आएगा रुपीस, अमाउंट ऑफ क्लॉथ इन रुपीस। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको लिखना इजी हो जाएगा। 5 मीटर की जो प्राइस है दैट इज 210। 5 मीटर कपड़ा, 1 मीटर में आपको बता चुकी हूँ इतना ऑलमोस्ट होता है, तो ऐसे 5 मीटर। अब टेबल में मैं चाहूँ तो यही लिख सकती हूँ 5 मीटर की कॉस्ट 210, बट इन दिस केस उन्होंने कम मीटर्स भी लिए हैं, ज़्यादा मीटर्स भी लिए हैं, तो मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले 2 मीटर की बात कर रहे हैं, फिर 4, फिर 5 का गिवन है, फिर 10 एंड देन 13। तो मुझे ये क्यों अरेंज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ 5-6 चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, जबकि इससे पहले अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें केवल 2 बात कर रहे थे, 2 चीज़ की बात कर रहे थे। ठीक है, 5 मीटर की कॉस्टिंग जो है दैट इज 210 रुपीज़, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। अब आप चाहें तो इन्हें नाम P दे दें, बट इन्हें अलग देना पड़ेगा, इसलिए P1 दे दें, P2 दे दें, P3 दे दें एंड P4 दे दें। अब मैं इन दो को अगर यूज़ करती हूँ, जैसा कि आपको पता है डायरेक्ट वेरिएशन है, तो आप रेशो में आराम से लिख सकते हैं। आप ऑब्वियस है, आप क्या मैं कोई भी होगा तो पहले सोचेगा क्यों ना मैम हम इनका रेशो इक्वल ले लें और एक कांस्टेंट आएगा, सेम सेकंड का भी आंसर आएगा, थर्ड रेशो का भी, फोर्थ रेशो का भी। बट यहाँ पर 2 मिसिंग हो गए, 2 मिसिंग हम फाइंड नहीं कर सकते, 2 मिसिंग एट ए टाइम फाइंड करना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो हम ये नहीं लेंगे। तो हम कौन सा रेशो लेंगे पहले, जिसके बारे में हमें पता है। ठीक है, अब उसके साथ हम कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। 2/P1 इज इक्वल टू 5/210। इन दिस केस हम इजीली P1 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसे क्रॉस कर लेते हैं। 2 × 210 इज इक्वल टू 5 × P1। फिर हम इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो निकालना है वो हमारा हमेशा लेफ्ट हैंड पे हो तो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। 2 × 210/5, इसको कट डाउन किया, 5 4 20, 5 2 10,
42 2 ज़ा 84, तो फर्स्ट नंबर आपका जो आया दैट इज 84। ठीक है, यहाँ पर मैं P1 इक्वल्स टू 84। फाइन। अब सिमिलरली हम बाकी फाइंड करेंगे एक एक करके, जिसमें हमें जो आ चुका है हम उसे भी यूज कर सकते हैं और जो ऑलरेडी गिवन है उसे भी यूज कर सकते हैं। अब आप कोई भी चीज चॉइस ले सकते हैं क्योंकि आपके पास ये भी है और ये भी है। अच्छा, रेशो सबके सेम होते हैं क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन। अब मैं ये ले लेती हूँ 4/P2, सेकेंड फाइंड कर रहे हैं हम। 4/P2 इज इक्वल्स टू 5/210। क्रॉस करेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 5 इंटू P2 इज इक्वल टू 210 इंटू 4। P2 इज इक्वल्स टू 210 इंटू 4/5। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 42 4 ज़ा 168। सो P2 इज नाउ 168। मैं इनको मिटा ही देती हूँ। ये हमने फाइंड कर लिया है। रुपीज आ रहा है, मीन्स 4 मीटर क्लॉथ की कॉस्टिंग आ रही है 168 रुपीज। ना थर्ड गिवन है, फोर्थ। थर्ड में तो ऑलरेडी सब कुछ गिवन था। अब थर्ड को यूज करते हुए नाउ आई एम फाइंडिंग फोर्थ वन, 10/P3। ऑब्वियस है, क्रॉस करेंगे। 5 इंटू P3 इज इक्वल टू 10 इंटू 210। सेम P3 इज इक्वल टू 10 इंटू 210/5। ये काटने पे बार बार 42 आ रहा है, सो आंसर विल बी 420। अब यहाँ पर अगर मैं इसे रब कर देती हूँ क्योंकि P3 आ चुका है, विच इज इक्वल टू 420, मीन्स 10 मीटर की जो कॉस्टिंग आ रही है दैट इज 420 रुपीज। फाइन। अब सिमिलरली आप फिफ्थ फाइंड कर लेंगे। फिफ्थ इज 5/210 इज इक्वल्स टू 13/P4। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे। 5 इंटू P4 इक्वल्स टू 13 इंटू 210। P4 इक्वल्स टू 13 इंटू 210/5। अगेन ये 42 आया। P4 इज इक्वल टू 13 इंटू 42 जब करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 546। सो दिस इज इक्वल टू 546। अब आप डायरेक्ट इसको फिर से चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे क्लॉथ के मीटर्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे क्लॉथ की प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, सेम टाइप के क्लॉथ की। ठीक है, सो दिस वाज वेरी गुड एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट इज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल। एन इलेक्ट्रिक पोल (14 meter high) casts a shadow of 10 meters. Fine. Find the height of the tree. Find the height of a tree cast shadow of 15 meters under similar condition. यहाँ भी वही है, एक इलेक्ट्रिक पोल है जो इतना लंबा है, उसकी शेडो जो है वो पर्टिकुलर साइज की आ रही है। सेकेंड केस में दिया है कि शेडो बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है पहले वाले से, तो ऑब्वियस है ट्री की हाइट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि कंडीशंस जो हैं क्लियरली मेंशन है कि सेम है। मीन्स जो सन की पोजीशन थी जो पोल के टाइम पे है वो का वही ट्री के टाइम पे है, तो फिर शेडो भी हाइट के हिसाब से ही चलेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका भी टेबल बना लेते हैं। हाइट है और शेडो है, तो हमारे दो वो बन गए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले पोल है एंड सेकेंड केस में उसकी शेडो है इन मीटर्स। हाइट जो दी है मीटर में दी है
इन द सेकेंड केस लेंथ ऑफ शेडो है, लेंथ ऑफ शेडो विच इज अगेन इन मीटर, बट ये अलग है और ये अलग है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट दो है, एक पोल है और एक ट्री है, नीचे जो है उनकी जो शेड बन रही है वो अलग है, ठीक है। अब हम इसे भरेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई, देन इट इज कास्टिंग अ शेडो ऑफ 10 मीटर। In the second case, height is missing, height of the tree is missing, but shadow is given। तो बन गया हमारा टेबल। वो है आपका डायरेक्ट वेरिएशन, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इनका रेशो जो है वो सेम होगा। सोचिए कितना यूनिटरी मेथड से ये इजी हो चुका है। 14 इंटू पी 15 इज इक्वल टू पी इंटू 10, हम इसे अरेंज करेंगे। p इंटू 10 इज इक्वल टू 14 इंटू 15, p is equals to 14 into 15 upon 10, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 7s are 21 मीटर। ये जो मिसिंग है आपका 21 मीटर, यहाँ ऑलरेडी यूनिट में है तो मैं अंदर नहीं लिख रही हूँ। तो ऑब्वियस है ट्री बड़ा है तो उसकी शेडो भी क्या होगी, इंक्रीज्ड होगी। आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट इज, मैं यहीं ले लेती हूँ। If the weight of 12 sheets of thick paper is 40 grams, how many sheet of the same paper would weigh 2.5 kg? फाइन। सो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपके पास 12 शीट्स हैं, उनका वेट दिया हुआ है। ये लेट से मेरे पास 12 शीट्स हैं, इन शीट का वेट कितना है, 40 ग्राम्स। अब मान लीजिए मेरे पास 2.5 किलो 2.5 kg मीन्स इतनी सारी अगर वेट है तो शीट भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ शीट्स भी ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर यूनिट है ग्राम और यहाँ पर है किलोग्राम। ग्राम और किलोग्राम के थ्रू तो आप टेबल फॉर्म नहीं कर सकते। यू हैव टू कन्वर्ट इन वन यूनिट, आइदर इन ग्राम और आइदर इन किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम्स को ग्राम्स में इजी करना आसान है। 2.5 किलोग्राम मीन्स 5/2 किलोग्राम। आपको अच्छे से पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 5/2 kg इज इक्वल टू 1000 इंटू 5/2। काटा पीटी करी आपने, इसका आंसर आया 2500 ग्राम। मुझे कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि टेबल जब भी बनेगी यूनिट मीटर में चल रही है तो सारी मीटर में होगी, सेकंड में चल रही है तो सेकंड होगी, आर है तो आर होगा, है ना। तो यूनिट सेम होना ज़रूरी है। अब मैं टेबल फॉर्म कर सकती हूँ। पहला है आपका नंबर ऑफ शीट्स जिनके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे खुद के हाथ में 10-15 शीट है, लेट से उनका वेट 40 ग्राम्स है। यहाँ पर है वेट ऑफ शीट्स, बट अब यूनिट जो है मैंने कन्वर्ट कर दिया है तो सारी यूनिट ग्राम में ही है, ठीक है। 12 शीट्स देन वेट इज 40। सेकेंड केस में 2500 ग्राम वेट है, देन हाउ मच शीट, तो इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, P। मिसिंग है तो हमने क्या ले लिया, P। बहुत सिंपल है। अब तो हमें रेशो लगाना है, डायरेक्ट वेरिएशन है तो आप रेशो लगा सकते हैं और रेशो इक्वल होगा क्योंकि उनका एक कांस्टेंट आंसर आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 2500 इज इक्वल्स टू P इंटू 40। Now you will exchange P into 40 is equal to 2 into 2500 because variable should be at left side. P is equal to 12 into 2500 upon 40. इसको आप कटापिटी करें and final answer is 750।
कितनी शीट्स होना चाहिए? 750। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया एंड आंसर इज 750। ऑब्वियस है, मेरे पास अभी एक एग्जाम्पल लिया कि 12 शीट है तो इनका वेट 40 ग्राम है। अब 750 होंगे तो शायद मैं तो मूव करके आपको पढ़ा भी नहीं पाऊँ। सो स्टूडेंट, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए, डिफरेंट आपकी रूटीन लाइफ से रिलेटेड। वेट का लिया, शीट्स का लिया, हमने इलास्टिक का लिया, ट्रैवल का लिया, पेट्रोल का लिया, डिस्टेंस का लिया। तो आई होप कि अब आपको डायरेक्ट वेरिएशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर डायरेक्ट वेरिएशन अच्छे से क्लियर है तभी हम इनवर्स पे मूव करेंगे, ठीक है।